सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं अपना शहर। अपना शहर में हम पिछले हफ्ते से आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुंबई एयरपोर्ट के आसपास के जो चाहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, उसके आसपास के 276 एकड़ ज़मीन के एक्वायर किए जाने की बात चल रही है। वहाँ पर विकास करने की बात चल रही है। वहाँ पर सर्वे हो रहे हैं। लोगों की नींद उड़ी है, लोगों का सुख चैन उड़ सा गया है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से सर्वे किए जा रहे हैं, उनको नोटिसेस जारी की जा रही हैं। लगभग 1000 जगह पर नोटिस आ चुकी है, 1000 घरों को मिल चुके हैं। उन्हें अन्यत्र बसाया जाने की बात चल रही है, दहीसर में बसाए जाने की बात चल रही है। इस पूरे मामले पर राजनीतिज्ञों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपने देखा, पिछले हफ्ते हमने लगातार कई दलों के नेताओं से बात की, मुख्यमंत्री से मिलने वाले नेताओं से बात की, लेकिन एक पहलू जो सबसे अलग रहा वो ये था कि सामाजिक संस्था हम लोग ने इस पर एक कानूनी राय मशवरा किया लोगों से और एक कानूनी पहल की। ह्यूमन राइट कमीशन में उन्होंने एक अपील दाखिल कर दी। हम लोग संस्था के अध्यक्ष विजय सिंह, एडवोकेट विजय सिंह, वो खुद इसी मामले के अधिवक्ता भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, और हम लोग संस्था को चलाते भी हैं और ख़ुद ही ये इस मामले के आप खुद पिटिशनर भी हैं। विजय जी, ये आपने देखा है, पूरे मामले को आप नज़दीक से देख रहे हैं। कई दिनों से ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अचानक एक डर, एक दहशत आसपास के एयरपोर्ट के आसपास बसने वाले सभी जगह के लोगों में फैल गया। ये क्या है? इस कानूनी पहलू को किस तरह से आपने किस मर्म को आपने पकड़ा, कैसे? सबसे पहले तो सलमान जी, मैं आपके जरिए सहारा समय जो है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि इस मसले को जो करीब करीब मैं ऐसा समझता हूँ कि 7 से 10 लाख लोग इस शहर के प्रभावित होने वाले जो लोग हैं, उनका ये मसला जिस संजीदगी से आप लोगों ने उठाया है, उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपके जरिए ही और जो लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जो कानूनी पहलू है, बेसिक एक वकील होने के नाते मेरे समझ में एक छोटी सी बात जो है वो आती है कि हमारा जो संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हर एक आदमी को, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी आदमी कानून की नज़र में एक दूसरे से ना तो छोटा है ना बड़ा है, और कानून की नज़र में किसी को भी, सबको एक समान ही उनके साथ बर्ताव होना चाहिए। मैंने ये देखा कि स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी ज़मीनों पे जो बसे हुए लोग हैं उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है, जैसे उनको फ़ोटो पासेस मिलते हैं, फ़ोटो पास मिलने का मतलब ये नहीं हो गया कि उनको पूरा का पूरा उस ज़मीन का अधिकार मिल गया या उसके मालिक हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन एक आइडेंटिटी, एक पहचान, जैसे आज 2000 तक के जो झोपड़े हैं उसको जो एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो प्रोटेक्शन की जो पहचान है, वो एक आइडेंटिटी जो है वो फ़ोटो पास के जरिए होती है। 95 का किया, पहले 76 हुआ, फिर 85 हुआ, फिर 95 हुआ, आज 2000 है। लेकिन ये सब प्रोसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन पे हमारे जो भाई बसे हुए हैं, जो झुग्गी झोपड़ी हैं, उन लोगों को आज तक किसी भी तरह का ना तो कोई पहचान मिला। अब दूसरी जो बात थी वो SRA स्कीम की है, उनकी ज़मीनों पे SRA स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है, इन लोगों को उसका भी कोई प्रिविलेज लाभ नहीं मिल रहा है। अगर SRA स्कीम हो तो वहाँ अच्छी उनके घर बने, उनका जो एक गृहस्थी है वो अच्छे तरीके से चले। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक वकील के होने के नाते मेरे मन में कहीं ना कहीं ये खटक रहा था, और इसी के नाते मैंने ये मुद्दा 5 साल पहले, आज ये मुद्दा, आज सभी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पे करना ही चाहिए, सबने इस शहर में रहते हैं, जो लोग भी इस शहर के लोगों से उनकी तकलीफ़ों से जो ताल्लुकात रखते हैं, उससे उनको तकलीफ़ हो रही है, वो लोग ने ज़रूर इसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन मेरे मन में ये बहुत पहले से था, 5 साल से मैंने सभी डिपार्टमेंट के जो हेड थे, सेंट्रल के जो मिनिस्टर थे, जिसको मैं मानता हूँ कि भाई वो इस महकमे के हेड होने के नाते इसके बारे में कोई फैसला कर सकते हैं, उन लोगों को चिट्ठी लिखी। लेकिन मेरे लिए ताज्जुब की बात यह है कि किसी ने भी पलटकर हमको ये जवाब जो है वो देना मुनासिब नहीं समझा। मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात है। फिर इस पूरे प्रकरण में आप जैसे आप बता रहे हैं कि आपने चिट्ठी पत्री भी की, लोगों से कहा, केंद्र सरकार की ज़मीन के पर बसे हुए लोग क्या दोयम दर्जे के नागरिक हैं? जिस तरह का माहौल बना, नहीं, ये जो बात है इसको मैं नहीं मानूंगा। ईमानदारी की बात यह है कि राज्य सरकार
कॉरपोरेशन, उन लोगों को जो वहाँ बेसिक सुविधाएं, यही लड़ाई है मेरी, उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे राशन कार्ड है, वहाँ दूसरी जो सुविधाएं हैं वो तो बिल्कुल दे रहे हैं, पर अन्य विकास के काम नहीं हो नहीं पाते। हो रहे हैं। वो जो बात है, यानी जो केंद्र सरकार की तरफ से जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए वो चीज़ उनको नहीं मिल रही, क्योंकि वो जो बात है वो सीधे सीधे उनके ज़मीन के मालिकी से जुड़ी हुई है। क्योंकि वो मालिक हैं, इसलिए वो जो हक है, वो जो फैसला है, वो सिर्फ वही कर सकते हैं। उसमें कोई और राज्य सरकार या कॉरपोरेशन उसमें कोई फैसला कर ही नहीं सकती। ये जो मामला है एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ, एयरपोर्ट के बिल्कुल सिरहाने, हम लोग एयरपोर्ट के पास ही खड़े हैं, बिल्कुल हमसे लगकर एयरपोर्ट की बाउंड्री है। इस बाउंड्री के दूसरी तरफ एयरपोर्ट है, जहां से विमानों का आवागमन होता है। वो जगह है जहां पर डेवलपमेंट की अब कोई गुंजाइश नहीं। जो भी होना है उस एयरपोर्ट की ज़मीन पर, एयरपोर्ट को लेकर, एयरपोर्ट जहाज़ों के लिए जो कुछ भी हो सकता है, रनवे बन सकते हैं, उनके लिए शेड बन सकते हैं, जो भी होगा इस भीतर, इस बाउंड्री के उस पार जो भी होगा, बस यही सब होगा। लेकिन मज़ेदार रोचक बात यह है कि विकास होगा तो इस तरफ, जहां पर हमारे इस दूसरी तरफ जो झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, ये एयरपोर्ट के दूसरी तरफ का इलाका है। ये इस तरह के इलाके कुर्ला विधानसभा क्षेत्र में, अंधेरी विधानसभा क्षेत्र में और सांता क्रूज विधानसभा क्षेत्र के ज़्यादातर हिस्सों में आते हैं। और विकास के काम को लेकर जो मामला होता है, एडवोकेट विजय सिंह ने, बाकी राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से इन मुद्दों को उठाया है। एडवोकेट विजय सिंह ने इस मुद्दे को कानूनी रूप देकर ह्यूमन राइट कमीशन में इस मामले को उठाया है। हम उनसे और भी बात करते हैं कि क्या मुद्दे लेकर वो ह्यूमन राइट कमीशन में गए हैं, ह्यूमन राइट कमीशन से उनको क्या प्रतिक्रिया मिली, इस पर बात करते हैं। लेकिन हम एक झलक देख लेते हैं कि इस मुद्दे पर, झोपड़ों के पुनर्वसन को लेकर, स्थानीय जो नेतागण हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके क्या प्रतिक्रिया है वो देख लेते हैं और फिर लौटते हैं एडवोकेट विजय सिंह जी के पास कि इस पूरे मुद्दे का संवैधानिक पहलू क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है और इसमें कितनी राहत मिल सकती है। आज तो हम सरकार को खाली इशारा दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये सारे 2 लाख परिवार आपको दिखाई देगा कि मुंबई शहर में एक भयंकर आंदोलन मुंबई शहर का चलेगा। इसमें विकास के नाम में आप बाधा बन रहे हैं, इस तरह के आरोप अगर लगते हैं तो सरकार की तरफ से आपको? देखिए, सरकार के कोई भी व्यक्ति के साथ मैं बहस करने के लिए एक मंच के ऊपर तैयार हूँ। मैं छोड़ो, यहाँ पर जिनका घर टूटने वाला है उसमें से भी कोई विकास के खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है। लेकिन सरकार को अगर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाया और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ये अगर सरकार के डेवलपमेंट का मॉडल होगा तो उसको हमारा विरोध है। सीधे सीधे जो उसका मर्म है उस पर हाथ रखा है। मुख्यमंत्री से आपने बात की है, क्या निकल कर आया? नहीं, हम किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि मुंबई शहर का विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन कोई भी इस तरह का डेवलपमेंट जो लोगों को उजाड़ के हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सारी की सारी इसकी भूमिका पहले से हम लोग इसके ऊपर मजबूती के साथ खड़े हैं। मुंबई शहर का विकास हो, एयरपोर्ट का सौंदर्यीकरण हो, डेवलपमेंट हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट की ज़मीन पर, लगभग 270 एकड़ ज़मीन पर बसे हुए 60,000 परिवारों का मुस्तकबिल आज खतरे में पड़ गया है। आज लोग तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं। जब से लोगों ने सुना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग इनको हस्तांतरित करने वाले हैं, इनको कहीं दहसर वगैरह ले जाने की बात कर रहे हैं, कई दिनों से अखबारों में आ रहा है कि इनको दहसर शिफ्ट किया जाएगा, तो लोगों में बेचैनी है। तो कहीं ना कहीं इसकी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। तो सरासर बेईमानी होती है ना, वोट हम लिए और इसके बाद कहते कि नहीं हमारा काम नहीं, सरकार ये नहीं कर सकता। मुझे अगर अपनी इस पद को भी कुर्बानी करनी पड़ेगी तो मेरी तैयारी होगी, लेकिन इस जनता के साथ वो लड़ाई मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा जब तक इनकी व्यवस्था नहीं हो जाती। और मैं नहीं कर रहा हूं हम विकास कराऊंगा, फेज वाइज कार्यक्रम दीजिए। हाँ, मैंने एक चीज कहा था और आज भी कर रहा हूं कि सर्वे होने का काम सर्वे करा लो। कितनी झोपड़पट्टियां हैं, आज सर्वे एमएमआरडी अलग करता है, एडिशनल कलेक्टर अलग करता है, वो प्राइवेट कंपनी अलग करती है। कोई 22,000 झोपड़ा बताता है, कोई 30 बताता है, कोई 35 बताता है। सर्वे करने का काम पूरा कर लें, फेज वाइज हमको कार्यक्रम दें, हम लोगों के साथ बैठेंगे। हमको लगता है कि इसी इलाके में, इस सारी स्कीम में हम बॉडी हाइट पे तो नहीं जा सकते, लेकिन ग्राउंड +2, ग्राउंड +3 जो अगल बगल और बने हैं वो करके लोग बच सकते हैं। ये प्रतिक्रियाएं थी उन नेताओं की जो स्थानीय जनता के प्रतिनिधि रहे हैं या रह चुके हैं या जिन्हें राजनीतिक दल के नेताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है।
बात हो रही है 276 एकड़ ज़मीन के लगभग, जो अगर कानूनी रूप से जो एक मोटा मोटा हिसाब लगाया गया है कि 60,000 झोपड़े हैं। 60,000 झोपड़ों से जुड़े हुए कितने परिवार हैं? विजय सिंह जी का मानना है कि कम से कम 6-7 लाख परिवार होता है। परिवार, एक परिवार से जुड़े हुए, उनके से एक लंबा परिवार, उनके नाते रिश्तेदार पूरा जुड़ा हुआ अगर सचमुच में जोड़ा जाए तो 7-8 लोग इस पूरे क्षेत्र से प्रभावित होंगे। बात हुई कि राजनीतिक नेताओं ने इस पर एक दूसरे को साथ आने की सलाह दी है, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इस मामले पर कानूनी पहल करने का जो काम किया है एडवोकेट विजय सिंह जी ने, आपने इस पर कानूनी पहल ली, ह्यूमन राइट कमीशन में जाने का जो विचार आया, तो उससे कितनी राहत मिलने की उम्मीद है और अब तक क्या उसमें कहाँ पहुँचे? इस संवैधानिक स्थिति आपकी पिटीशन पर क्या है अभी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ सलमान जी कि मैंने इसकी शुरुआत क्यों की। 2006 में यहाँ एक बगल में बस्ती है, उसका नाम है सेवानगर, आशा नगर। वो बस्ती भी इसी तरह से, जैसे ये एयरपोर्ट की ज़मीन पे बनी हुई बस्तियाँ हैं, उसी तरह की वो भी बस्ती जो है वो एयरपोर्ट की ज़मीन पे बनी हुई है। वहाँ MM कंसल्टेंट करके कुछ उनकी कंपनी के लोग वहाँ आए और उन लोगों ने वहाँ पे कुछ दबाव डाल के लोगों पे जोर ज़बरदस्ती करके इस तरह से सर्वे करने का काम शुरू किया। वहाँ के लोग जो हैं मेरे संपर्क में थे, वो आए मेरे पास। मैंने उनको एक लीगल नोटिस दी कि भाई जो लोग जहाँ रहते हैं, अगर कोई योजना है, कुछ आप वहाँ करना चाहते हैं, वो ज़मीन के बारे में आपके मन में कुछ डेवलपमेंट करने की बात है, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं उनको आप बताइए वो बात, उनको सम्मिलित करिए, शामिल करिए, और शामिल करने के बाद में उनकी आम राय हो जाए, उसके हिसाब से आपको जो करना है। आपने उसके साथ में कुछ पत्र व्यवहार भी किया था? मैंने लीगल वो क्या था? लीगल नोटिस में मैंने सिर्फ इतनी बात कही, साफ साफ सीधी सीधी, कि उन लोगों को उसमें आप शामिल करिए, आपकी क्या योजना है वो लोगों को बताइए, और वो बताने के बाद में वो अगर सम्मिलित होते हैं तो आप खुशी से उनका सहयोग लेके आप करिए। लेकिन उसके बाद में जो जवाब आया वो बड़ा गोलमोल जवाब था। मुझे ऐसा लगा कि शायद उनके मन में कोई और बात है, इसलिए मैंने एक चिट्ठी और लिखी। एक चिट्ठी लिखी और उसमें सारे मुद्दे, पहली जो चिट्ठी लिखी थी उसमें जनरलाइज। ये कब की बात है? ये 2006 की बात है। ये 2006 जुलाई की बात है। ये 24 जुलाई को मैंने पहला पत्र लिखा था MM कंसल्टेंट को। उसके बाद जब दूसरा पत्र मैंने दिया, उसमें सारे मुद्दे मैंने अलग अलग करके दिए कि भाई ये मुद्दा। उसके बाद जो उनका पत्र आता है वो ये लिखते हैं कि भाई इसके बारे में अगर आपको बात करनी है तो आप उनसे बात करिए। उस दिन के बाद में मेरे मन में आ गया कि ये जो बात है इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसको ये लोग सामने नहीं लाना चाहते, और उस दिन से मेरे मन में ये बात चलने लगी कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं हमको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। वहाँ के बाद में ये बात शांत हो गई। मुझे लगा कि भाई चलो वो लोग अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़े दिन के बाद में मुझे ये मालूम पड़ा, ये जो अग्रीपाड़ा बस्ती है, इस बस्ती में 12 ऑफिसर एक साथ वो लोगों के यहाँ सर्वे कराने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। जब ये बात हुई तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, अब ये टाइम जो है ये बिना कोर्ट में गए हमारे को कोई न्याय मिलने की उम्मीद है। ये एक तरफ आगरीपाड़ा, दूसरी तरफ शास्त्री नगर, अधिकारियों का समूह लोगों के सर्वे के लिए गया, लोगों को नोटिस देने के लिए जब गया, तो ये क्या दर्शाता है? इसमें कितनी ईमानदार कोशिश है? हो सकता है कि केंद्र सरकार ने जिसे अपॉइंट किया हो, शायद उसकी कोशिश ईमानदार हो, वो चाहता हो, विकास करना चाहते हो, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर अंदर विकास नहीं हो सकता तो ये 270 एकड़ ज़मीन, जो 276 एकड़ ज़मीन है, ये आपको नहीं लगती कि कुछ थोड़ा मलाईदार जैसी है? नहीं, अभी देखिए सलमान जी, जो आप समझ रहे हैं उसमें मैं ऐसा समझता हूँ कि हर आदमी ये बात समझ रहा है। अगर ये विकास की बात है तो मेरे नॉलेज में ये बात आई कि 2200 झोपड़े जो जरीमरी और उस तरफ के, यानी ये एयरपोर्ट का ये हिस्सा है, एयरपोर्ट के उस हिस्से के जो लोग हैं वहाँ 2200 जो लोग हैं, 2200 उनको शिफ्ट किया गया है दिनदोशी में। ये बताया गया कि यहाँ रनवे बनाया जाएगा, लेकिन आज तक वो ज़मीन खाली है। एक बात। दूसरी बात, हम लोग इस शहर में रहते हैं, ये मुंबई कर हैं हम लोग। जिन 2200 झोपड़ों की आप बात करें, हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जिन 2200 झोपड़ों की जरीमरी के बात चल रही है, वो 2200 झोपड़ों को हटाने की जो पूरी प्रक्रिया थी, सिर्फ 2200 झोपड़ों को 2160 के आसपास, उसे 7 वर्ष लगे। यानी 60,000 झोपड़ों को हटाने में कितने, अगर सचमुच ईमानदार कोशिश नहीं हुई तो कितना, कैसे हो सकता है? नहीं, ये जो बात है, ये ईमानदार कोशिश की बात से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वहाँ से यहाँ से इनको हटाने के पीछे मकसद क्या है। अगर ये विकास की बात है तो हर मुंबईकर जो है आज ये समझता है कि मुंबई जो है वो देश की आर्थिक राजधानी है। विश्व में कम से कम एक ऐसा शहर हमारे देश में भी होना चाहिए जो विश्व के स्टैंडर्ड का शहर हो। पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे भी ये शहर जो है वो उतना ऊंचा, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हो,
वहाँ पे अगर एरोप्लेन बहुत आ रही हैं, वहाँ तकलीफ हो रही है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, उसके लिए अगर हमारी ये आहुति दी जा रही है, हमको कुछ कंट्रीब्यूट करने को कहा जा रहा है, तो हमारे लोग खुशी खुशी उसके लिए तैयार हैं। लेकिन उसकी कीमत ये गरीबों से नहीं वसूले जाना चाहिए। उन क्या स्टेटस क्या है? उन गरीबों को इसके बारे में आप बताइए, कितनी जगह चाहिए वो लीजिए, और यही आप कोशिश करिए कि यही उनको बसाया जाए। ये बात, इस मुद्दे को लेके जब आप बता रहे हैं, तो ये जो है, ये आर्टिकल 14 जो है, जो हमारी संविधान की जो धारा है, जिसमें ये कहा जाता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग, हर वो नागरिक जो इस देश में रहता है, वो कानून के समान, एकदम उसके सामने एकदम समान है वो। तो ये जो दो तरफा जो बात हो रही है, इसी को लेके मैंने ह्यूमन राइट कमीशन में अपनी पिटीशन रखी। उसमें सेक्शन 21 भी है, जो ये गारंटी देता है कि हर नागरिक को रहने का अधिकार है, छत का अधिकार है। वो गारंटी भी हमको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है, ये एक संवैधानिक मुद्दा है, और संवैधानिक मुद्दे को लड़ने के लिए मुझे ऐसा लगा कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है, जो मानवीय हक का जो एक आयोग है, उससे बढ़िया कोई दूसरा फोरम नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने अपनी जो पिटीशन है उनके सामने रखी। क्या स्थिति है अब? ये जो मेरी पिटीशन थी, वो जो चीफ हैं उसके, क्योंकि ये बहुत बड़े ज़्यादा लोगों का मुद्दा था, करीब करीब 7 से 10 लाख लोगों का, तो ये वहाँ जो चेयरपर्सन है CL थूल जो हैं, वो महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार जो आयोग है उसके चीफ हैं। उनके सामने ये मुद्दा गया मेरी बहस हुई, मैंने उनको सारी बातें समझाई कि भाई इस तरह का मुद्दा है, ये है, ये है, और उन्होंने प्राइमा फेसी, जिसको कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, कि ऑन द फेस ऑफ इट उनको ये लगा कि नहीं, ये मुद्दे जो हैं, इसके ऊपर कहीं ना कहीं विचार होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने हमारे जो रिस्पोंडेंट हैं, इसमें मैंने रिस्पोंडेंट जो है वो कलेक्टर शहर, क्योंकि वो जो है वो फ़ोटो पास इशू करने की अथॉरिटी है, कलेक्टर सबब और SRA, ये 3 जन को मैंने पहले इंस्टेंस पे, भविष्य में अगर उनका कोई जवाब आएगा, उस जवाब में मुझे ऐसा लगेगा कि इसमें राज्य सरकार को भी हमको प्रतिवादी बनाना है या केंद्र सरकार को बनाना है, तो वो ऑप्शन भी हमारा खुला हुआ है। लेकिन पहले इंस्टेंस पे हमने 3 जन को इसमें बनाया है, और उस दिन उन्होंने उनको नोटिस दे दी है। कानूनी घेरे में कई ये संस्थाएं आ चुकी हैं, राजनीतिक नेतागण अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने नेताओं से, अपने आला नेताओं से बातें चल रही हैं, लेकिन जो कानूनी पहलू है वो एडवोकेट विजय सिंह बता रहे हैं आपको। हम एक और खबर देख लेते हैं और फिर चलते चलते विजय सिंह जी से पूछेंगे कि अगर कानूनी इस मामले में अन्य लोगों का साथ ही नहीं मिलता है या कि ये किसी का साथ दे सकते हैं, तब क्या परिस्थितियाँ बनती है, और मोटे मोटे तौर पर अगर बहुत कम समय में 60,000 लोगों के जो भविष्य का सवाल जो लोगों के सामने खड़ा हुआ है, कितनी गलतफहमियां हैं, कितना उसमें सच्चाई है, और कैसे उनमें विश्वास कायम किया जा सकता है, इस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया है देख लेते हैं। लेकिन एक और खबर देख लेते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खासम खास सरा शेट्टी का पार्टनर रहा सट्टेबाजी का हुक्म का इक्का अशोक मलाड उफ अशोक रॉयल उफ अशोक कामगार और अशोक चप्पल ओशिवरा पुलिस के हाथों चढ़ गया है। लेकिन इस बार वह सट्टेबाजी के आरोप में नहीं, बल्कि अपनी एरोस्टेस बहू विन्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में पुलिस के शिकंजे में फंसा है। अशोक के अलावा पुलिस ने उसके बुकी बेटे प्रकीन कामदार और पत्नी रश्मि कामदार को भी गिरफ्तार किया है। एक एप्लीकेशन किया कि वो मुझे मेरे पति के द्वारा और सास ससुर और ननन के पैसे के लिए, डाउरी के लिए हैरेसमेंट कर रही है, और उसके लिए मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं, यानी आत्महत्या करूं, ऐसे उसको प्रवृत्त किया गया। तो वो हिसाब से वो परेशान होकर उन्होंने एप्लीकेशन की। वो एप्लीकेशन की तहकीकात करने के बाद उसके ऊपर 498A 406 34 IPC के तहत केस दाखिल कर दिया गया। गौरतलब है कि अशोक ने सरा शेट्टी के साथ मिलकर रेस कोर्स में घोड़ों की रेस के धंधे से सट्टेबाजी की दुनिया में कदम रखा था, और देखते ही देखते सट्टेबाजी की दुनिया का बादशाह बन बैठा। डॉन सरा शेट्टी की दुबई में छोटा राजन के शूटरों द्वारा हत्या के बाद अशोक रॉयल ने सट्टेबाज हितेश सम्राट का हाथ थाम लिया। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्रिकेट मैच की फिक्सिंग अपनी उंगलियों पर करने लगा। सट्टेबाजी की दुनिया में अपने एक छत्र राज चलाने वाले अशोक मलाड ने ढलती उम्र के साथ साथ अपने सट्टेबाजी के कारोबार का बोझ अपने बेटे प्रकीन के कंधों पर डाल दिया। प्रकीन भी सट्टेबाजी की दुनिया में अपना अलग रसूख रखता है। हालांकि पुलिस इस खबर से अनजान है। अभी तक उसके बारे में इतना मालूम नहीं कि थे, पहले वो बुकी थे, ऐसे उसके बारे में लोग जानते हैं, वो थोड़ी बहुत मालूमात है, लेकिन अभी फिलहाल उनके बारे में कुछ बता नहीं सकता डिटेल्स में।
अंडरवर्ल्ड में ऊंची पैंट रखने वाले सट्टेबाज अशोक रॉयल से खौफजदा उसकी बहू विनी इतनी डरी हुई है कि कैमरे तक का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। सट्टेबाजी की दुनिया के हुक्म के इक्के अशोक रॉयल की यह कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। इससे पहले भी वह जेल की हवा खा चुका है, लेकिन इस बार मामला सट्टेबाजी का नहीं, दहेज उत्पीड़न का है। अब देखना है कि कानून उसे क्या सजा देता है। कैमरामैन कांति परमार के साथ अरुण कौशिक, सारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। सांता क्रूज एयरपोर्ट के पास में है, नेशनल एयरपोर्ट के पास, डोमेस्टिक एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसे कहा जाता है, ये नेशनल एयरपोर्ट के पास में है। हम आपको बता दें कि हम जिस झोपड़े पर खड़े हैं ये भी किसी का आशियाना है। लोग तैयार हैं इस आशानिया को अगर विकास होता है यहाँ पर स्थानीय जनता का, तो यहाँ पर खड़े होकर अगर बेहतर व्यू दे सकते हैं तो अपना घर भी बलिदान करने को लोग तैयार हैं। लेकिन उसमें विकास ज़रूरी है। विकास के लिए लोगों के बीच जाने की बात है, कानूनी पहलू की बात है, और कानूनी पहलू पर एडवोकेट विजय सिंह हमें बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट जगह है ये एक तरफ हाईवे है, नेशनल हाईवे जिसे कहा जाता है, ये उत्तर पश्चिम द्रुतगति मार्ग है, पश्चिम द्रुतगति मार्ग, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। एक तरफ एयरपोर्ट है, एक तरफ झुग्गी झुपड़ियाँ हैं। जैसा कि हमने बताया कि एयरपोर्ट की ज़मीन पर कुछ विकास जो अंदर हो चुका है, बाउंड्री है, वहाँ पर विकास के नाम पर अब कुछ भी मुमकिन नहीं। बचते हैं 276 एकड़ ज़मीन और वहीं पर हो सकता है विकास। और यहाँ की जनता की मांग है कि अगर विकास करना है और उन्हें बसाना है, अगर यहाँ पर कुछ ज़रूरत है भी तो उनको यहीं बसाया जाए। विजय जी, यही मुद्दा है ना लोगों का, लोग यही चाहते हैं व्यवसायीकरण ना हो। यानी ये लोगों के मन में ये डर आ गया है कि इतने एयरपोर्ट के लिए 350 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है ही क्यों। और अगर ये लोगों के विकास के लिए है और एयरपोर्ट के विकास के लिए है तो निश्चित तौर पे सब लोगों की सहभागिता है। लोग खुशी से स्वयं, मुझे ऐसा जिस तरीके से लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो सारी बातें जो हैं वो आम राय से तय करके लोगों को बता के, जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है उस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती न करके, क्योंकि ये आज़ाद देश के नागरिक हैं। मुंबई जैसा इतना अलाइट जो शहर है उस शहर के नागरिक हैं। तो ऐसे शहर में इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो एक बहुत ही, मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि अमानवीय कृत्य है ये। और इस तरह से न करके वो सीधे सीधे अपनी बात रखें, लोगों को उसमें शामिल करें, उनके कॉन्फिडेंस को जीतें और बिल्कुल करें विकास। हर बम्बई वासी जो है विकास के लिए तैयार है। चलते चलते इसके कानूनी पहलू पर, कानूनी नुक्ते नज़र पर क्या हो सकता है, कैसे लोगों में भ्रम दूर हो, कैसे गलतफहमियां हैं तो दूर हो, और अगर सचमुच में उनमें डर और दहशत है तो सचमुच में उसे दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मैंने जिस दिन पिटीशन दाखिल किया मेरे मन में किंचित मात्र भी शंका नहीं है कि इसमें मुझे कहीं भी अपयश मिलेगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि एक तो मैं ये आम लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को जो हथियार दिया हुआ है वो हथियार इतना धारदार हथियार है वो, कि मैं नहीं समझता हूँ कि भाई ये जो मुद्दा है मेरा, मैंने तो सबसे पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने बताया इसके पहले जो चिट्ठियाँ लिखी उसमें जो जवाब नहीं आने के पीछे कारण ही यही है कि उन लोगों के पास इसका कोई जवाब है ही नहीं है। लेकिन उनके पास जवाब नहीं है, जब मैं न्यायपालिका के सामने जाऊंगा, मानवीय हक आयोग के सामने जाऊंगा, तो निश्चित तौर पे वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जुडिशरी है, वो तो हमको न्याय देगी निश्चित। जिस मुद्दे को सरकार को हल कर देना चाहिए, सरकारी तंत्र को हल कर देना चाहिए, उसके लिए भी अगर न्यायपालिका में जाना पड़ता है विजय सिंह जी, तो इस पर क्या राजनेताओं का फेलियर माना जाए, क्या माना जाए इसको? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा है कि सीधे सीधे मैं आरोप नहीं करना चाहता, क्योंकि वो किसी कारणवश ही ऐसा कर रहे होंगे। हमारे नुमाइंदे हैं, हमने चुन के उनको भेजा है। अगर हम ये कहें कि नहीं ये बात गलत है, सही है, तो ये मैं नहीं कहना चाहूँगा। ये लोग तय करें कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज भी जितने भी राजनेता हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो इस मुद्दे को मानवीय पहलू जो है इसका उस दृष्टिकोण से इसको देखें, राजनीति ना करें, राजनीति से ऊपर होकर इस बात को अगर सोचें, देखें। क्योंकि अक्सर आप देखिए कि संसद में जब उनका भत्ता बढ़ाने का मामला आता है तो कोई भी पार्टी जो है वो बाउंड्री जो है आपको दिखाई नहीं देती। इसमें भी अपील करें। मैं ऐसा मानता हूं कि हर वो जो आदमी इससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो अफसर है, उसको थोड़ा सा इसका जो मानवीय पहलू है उसके प्रति थोड़ा सा संजीदा होकर देखने की जरूरत है।
मुंबई से सटे, मुंबई की मलाईदार जगह पर रहने वाले झुपड़वासियों के लिए, झुपड़पट्टी वासियों के लिए अगर राजनीतिक नेता इकट्ठा हुए हैं, एक जगह आने की कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग अपने अपने स्तर पर आवाज़ उठा रहे हैं, किसी पर प्रश्न चिन्ह लगाना हमारा भी मकसद नहीं। एडवोकेट वजीर सिंह जी ने भी उन्हें ये ताकीद की है कि कम से कम इस पर राजनीति नहीं हो। सचमुच मानवीय पहलू को लेकर अगर ये मामले को हल कर लिया जाता है और लोगों को उनका आशियाना उजड़ते ही उन्हें अगर वहीं पर पुनर्वसित किया जाता है तो उनका आशियाना रह भी जाएगा, सरकार का भी काम हो जाएगा। और सचमुच अगर विकास चाहती है सरकार तो ये एक बड़ी जीत होगी। हम इस पूरे मुद्दे पर राजनेताओं के और इस कानूनी पहलू पर एडवोकेट विजय सिंह जी ने जो चीज़ें बताई हैं वो जनता के सामने रखा है। जनता, सरकार, न्यायपालिका सब कुछ आपस में तय, अब ये तय होना बाकी है कि सचमुच में इन झोपड़ावासियों के लिए क्या होगा, और इसके खबर हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और अपना शहर की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए सारा समय मुंबई। सारा प्रणाम। लेकिन उस नतीजे से आज भी लाभान्वित नहीं है यहाँ के विद्यार्थी। ये दुख की बात है। कृति समिति के लोगों से बात करते हैं। पहले तो आप सभी लोगों को बधाई कि एक लड़ाई आप लोगों ने जो दूर तक ले गए थे, आप सभी लोग की लड़ाई रंग लाई और हाईकोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है। विजय जी, क्या है वो डिसीजन, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपके प्रतिनिधि इस पूरे मामले को देख रहे थे, फिर हम राजेश भाई इस बात करते हैं। कल जो हाई कोर्ट की बेंच है, चीफ जस्टिस की बेंच, उसमें स्वतंत्र कुमार जी जो चीफ जस्टिस हैं मुंबई हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से ये आदेश दिया गया कि बच्चों का जो एडमिशन है वो एडमिशन जो है आज से जारी किया जाए और उसकी पूरी जो देखरेख है वो डिप्टी डायरेक्टर जो हैं एजुकेशन की, सरकारी अफसर जो हैं, उनकी देखरेख में पूरी एडमिशन को, जितने यहाँ एडमिशन है सारे के सारे एडमिशन भरे जाएं, ये जो जवाबदारी थी उनके ऊपर दी गई थी। लेकिन ढुलमुल रवैया अब भी प्रशासन का बरकरार है, क्योंकि देखिए कोई संतुष्ट नहीं है। राजेश भाई इतने मीठे तरीके से बात कर रहे थे, उसके बावजूद जवाब नहीं दे रही थी। हमारी जिम्मेदारी थी, हम लगातार इस इशू को इकट्ठा कर रहे थे, अलग अलग दलों के लोगों को हमने एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया, हम उसमें सफल हुए। लेकिन इस पूरी सफलता का श्रेय देने के बजाय प्रशासन अगर इस तरह का रवैया अपनाता है तो देखिए, ये जो सरकारी तत्परता जो दिखाई देनी चाहिए, अगर वो होती तो सलमान जी ये स्थिति ही नहीं आती। आज ये बच्चों के चेहरे पे जो मायूसी दिख रही है, 10 साल पहले अगर उसकी शुरुआत हुई है तो ये तत्परता तो उनकी जो है, मैं इसको अदर वे अराउंड कहूँगा कि वो बिल्कुल इस फिराक में है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस बात का खामियाजा भी ना आवे कि उन्होंने, उनकी वजह से कुछ हुआ। इस तरह से वो लीगल क्लचेज में है। शुक्ला जी जिन्होंने पिटीशन फाइल की है वो भी इस बात के गवाह हैं कि सरकारी रवैये की वजह से ही ये इतना दिन डिले हुआ है। नहीं तो मैं वहाँ खुद हाजिर था। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपना माइंड, जिसको रिवील करना बोलते हैं, उन्होंने पहली डेट पे ही कह दिया था कि बच्चों का एडमिशन जो है ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। आपका जो कानूनी मुद्दा है वो आप लड़ते रहिए, उसके ऊपर जो फैसला आएगा उससे एक जो बात बनेगी उसके हिसाब से कानूनी जो प्रक्रिया है चालू रखिए, लेकिन बच्चों का जो भविष्य है उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे, उनका एडमिशन जारी रखिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी जो इसमें एक उनका जो ढुलमुल रवैया था, बहुत स्लो जो था प्रोसेस, उसकी वजह से ही इतना डिले हुआ। जो रिजल्ट आने में, कोर्ट का रिजल्ट आने में इतना टाइम लगा। बहुत सही कहा आपने कि आपके इस पर पिटीशन पे हुआ है। आप देख रहे हैं कि वो कॉलेज दम तोड़ रहा है, बल्कि उसे मीठा जहर देकर मारा जा रहा है। ये बातें अमर सिंह जी ने कही है। ये इनका दर्द था। 1998 से ये लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं और उनकी अपनी एक मर्यादा है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके आगे ये लोग जा नहीं सकते थे। आज सड़कों पर आकर, मैंने जैसा कहा कि क्लास में पढ़ाते हुए ये सब अच्छे लगते हैं और सड़क पर आए हुए हैं। ऐसी नौबत आ गई है। सलमान जी, जैसा कि सिंह साहब ने बताया कि ये जो कहानी है ये कोई आज शुरू हुई है ऐसा नहीं है। ये 98 से आप ये समझिए करीब 9 साल पहले से इनके मन में ये योजना आई है और उसको किस तरह से कार्यान्वित करना, सोची समझी, जिसको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, इस तरह से एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने इन सारी चीज़ों को एकदम मुकाम तक ले आए। और ठीक उसी वक्त मैं आपको फिर एक बार
सल्यूट करना चाहूँगा। मैं व्यक्तिगत जानता हूँ कि आज सलमान जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ उन्होंने अपना चेकअप करवाना जो था वो बीच में छोड़ के वो यहाँ आए हैं। इस प्रतिबद्धता की वजह से ही मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, किसी और मीडिया वाले को अदरवाइज नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो सच है वो लोगों के सामने आना ही चाहिए। इस तरह से अगर पत्रकारिता होती रही तो ये 9 साल इसको नहीं लगते इस बात को सामने आने में। सहारा समय, अपना शहर, सलमान जी की टीम ने इस बात को इसी शैक्षणिक सत्र में जिस दिन ये नोटिस लगी, पूरे वर्ल्ड में मैं जानता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा आज तक कभी सुनने में नहीं आया कि आधे टर्म के लिए एडमिशन के लिए नोटिस लगे। 6 महीने के लिए एडमिशन की नोटिस लगती है। इस तरह की बात जब लोगों के सामने आई, मैं अभिनंदन करना चाहूँगा अंधेरी के सभी जितने राजनीतिक दल हैं, उनके जो लोग इस पूरे प्रोसेस में इनका सपोर्ट कर रहे हैं। इससे इन लोगों के मन में एक बात आई कि ये लोग अकेले नहीं हैं। मैंने कानूनी इसकी पहल की है। मैंने हेमंत बिशन जी जो इसके ट्रस्टी हैं उनको नोटिस दी है और उनसे पूरी बातों का खुलासा करने को कहा है। मेरी जो कानूनी जो जानकारी है उसके तहत मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रस्ट जो होता है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो होता है, उसकी मालकी जो होती है उसकी ट्रस्टी की नहीं होती है, उसकी मालकी होती है उस कमिश्नर की। जो इस शहर का चैरिटेबल कमिश्नर मिस्टर ढोलकिया हैं, वो जस्टिस होते हैं और हमें पूरा विश्वास है उनमें। मैं जानता हूं कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो इस शहर के लोगों के लिए गलत हो। मैंने उनको भी अपना पत्र भेजा है और इसके बाद कोई भी सुनवाई अगर इसके बारे में होती है तो वो सारी सुनवाई में हम लोगों को उसमें जरूर शामिल किया जाएगा। और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं उन बच्चों को, ये जो खेल है, जैसा आपने इंगित किया सलमान जी, बहुत सही, आपने सही जगह आपने अपनी बात को रखा है, सही नब्ज को टटोला है आपने। ये सारा जो खेल है वो ये करने का है कि कम से कम बच्चे यहाँ एडमिशन लें। वो जो एडमिशन है उसको किसी तरह डिस्करेज करके ये साबित कर दिया जाए कि यहाँ बच्चे पढ़ने आते ही नहीं, और ये जब नहीं पढ़ने आते तो हमारे लिए बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। कुल मिलाकर कानूनन ये लोग कहाँ पाते हैं अपने आप को? क्या कानूनन बंद किया जा सकेगा इतनी आसानी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो उनका जो प्ली है कि यहाँ पे लोग नहीं आते इसके लिए हमको बंद करना है, चैरिटी कमिश्नर के पास में जो राइट है और वो जो एक्ट है वो है पब्लिक चैरिटेबल एक्ट 1950 में एस्टैब्लिश हुआ। मैंने इसके पहले भी आपसे बात करने में कहा था कि हमारी जो आज़ादी मिली है उसके तुरंत बाद का ये एक्ट है, तो ये वेल एस्टैब्लिश एक्ट है। उसमें सेक्शन 36(1) वो एक ही ऐसा सेक्शन है जो ये प्रोवाइड करता है कि आप इसको बंद करें या उसको आप कोई अल्टरनेट यूज में डालें। लेकिन वो तभी संभव है जब ये लोग इसको रन ना कर सकें, और इसको रन करने के लिए कोई और सामने से आगे नहीं आए। इतने लोग आगे आए हैं, बहुत सारे लोग आगे आए हैं। उस दिन हमारी संस्था ने भी आपके सामने इस बात को फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर इसको रन करने में संस्था को कोई परेशानी, कोई किल्लत, कोई तकलीफ है तो हम लोग ने अपने आप को ऑफर किया है कि हम लोग इसको संचालित करेंगे और ये जहाँ है उससे 10 गुना आगे ले जाएंगे। 10 गुना आगे तक ले जाने की बात है। कानूनन अभी ट्रस्ट का पक्ष अभी फिलहाल मजबूत नहीं है, लेकिन अगर बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया तो शायद वो दिन आ सकता है। कुछ टीचर्स हमारे साथ में रहे हैं, इसके प्रति भी लोगों में रोष है। दूसरी चीज़ विजय सिंह जी की, ये जो मामला है स्टूडेंट्स एक कंडीशनल जो एडमिशन देने की बात है, ये कानून कहाँ तक सही है और इस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बेसिक जो ये अपने आप में उन्होंने जो नोटिस डिस्प्ले किया है, दिस इज क्रिमिनल एक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये, क्योंकि कोई भी जो एकेडमिक ईयर होता है वो पूरे साल के लिए होता है। कोई भी एकेडमिक ईयर किसी ट्रस्टी को ये अपने आप में सुओ मोटो ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए एडमिशन ले और बाकी जो 6 महीने हैं वो उनके भाग्य पे छोड़ दे। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इस पर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, ये जो हमारी जो प्राथमिकता है अभी सलमान जी, सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये है कि हम ये जो बच्चे हैं, जो जैसा आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम ये प्रेरित करना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी माध्यम हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे वो सामाजिक संस्थान हो, चाहे उनके पालक हों या बच्चे हों। पहली हमारी प्रायोरिटी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ एडमिट हों। ये जो बीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है उसके लिए हम फिर उनको निपट लेंगे, उसके लिए कोई हमारे पास में बहुत टाइम है, वक्त है, बहुत वक्त है। लेकिन सबसे पहला यही कि ज़्यादा से ज़्यादा, बार बार मैं ये अपील कर रहा हूँ सबसे कि अगर इसका मुंह तोड़ जवाब देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेरित करिए कि वहाँ एडमिशन लें।
आप यहाँ से ही पढ़े हैं, वक्त हो चुका है चलते चलते। विजय सिंह जी, आपने स्टूडेंट्स की भावनाएं देखी, एक्स स्टूडेंट्स की भावनाएं देखी, टीचर्स की भावनाएं देखी, आपने अपने कानूनी पहलू को भी रखा। चलते चलते एकदम जो एक भावना देखी टीचर कह रही थी, रत्ना बहन ने जिस तरह से कहा और आपने उस बात को, उनकी बात को आपने ये कहा कि शिक्षक ही कह सकता है, उस बात को मैं मानता हूँ कि चंद्रगुप्त और शिवाजी बनने की जो प्रक्रिया है ये इतिहास का एक अध्याय है और वो जो प्रक्रिया है वो रुक नहीं सकती। हेमंत भाई को सभी की तरफ से ये सलाह है कि वो ये जो उनके पूर्वजों ने अच्छा काम, नेक काम करने की जो शुरुआत की थी उसको ही आगे बढ़ावें। इस तरह का कोई गलत जो प्रयास है उनका उसको वो छोड़ दें और ये जो प्रक्रिया है कॉलेज बंद होने की ये संभव नहीं है, ना तो कानूनी तौर पे, ना तो नैतिक तौर पे, ना तो सामाजिक तौर पे, और कॉलेज को पूर्वतः चलने दें। कॉलेज को बंद करना बहुत मुश्किल है अगर इस बात को अगर अंदाज़ा लगाया जाए, सभी लोगों की भावनाओं को अगर कद्र की जाए तो। लेकिन सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है। हम लगातार आपको इस विषय पर लगातार दिखाते रहेंगे कि क्या हुआ और क्या होता रहा।